हेलो बच्चों, तो टेंथ वाले जाग जाओ और डाउट्स को बोलो भाग जाओ। तो दोस्तों आज पढ़ेंगे फाइनल अकाउंट्स। तो सबसे ज्यादा दिक्कत फाइनल अकाउंट्स में आती है बच्चों को। अब बच्चे तो रह नहीं गए, अब टेंथ में पहुंच गए हो तो थोड़ी मेहनत कर लो और नंबर फैच कर लो। तो चलो शुरू करते हैं फाइनल अकाउंट्स। सबसे पहली चीज फाइनल अकाउंट्स में कि फाइनल अकाउंट्स होता क्या है, सबसे पहले समझ लो कि भाई फाइनल अकाउंट्स बनाए कब जाते हैं। ठीक है, बनाए कब जाते हैं? एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर क्या होता है? हर एक कंपनी अपनी बुक्स स्टार्ट करती है रिकॉर्ड करना नॉर्मली 1 अप्रैल से, और एक साल का होता है 31 मार्च तक। ये जो साइकिल होती है इसकी रिकॉर्ड करने की, वो लगभग 12 मंथ्स की होती है। कितने मंथ्स की? 12 मंथ्स की। अच्छा बच्चों, क्या करती है 1 अप्रैल से 31 मार्च इसलिए रखती है क्योंकि अकाउंट यहां पर भी इनकम टैक्स वाला जो फंडा आता है वो उनके लिए क्लियर रहता है, क्योंकि उनका अकाउंटिंग साइकिल अगर उनको मैच करेगा, क्योंकि वो टैक्स पेयर है, बहुत सारी लाइबिलिटीज उनके ऊपर अराइज होती है। तो अब आपको ये पता होगा कि हम अपने इनकम टैक्स मार्च में या फरवरी में जमा करते हैं, तो वो कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली। बहुत सारे रीजंस हैं इस डेट को लेने का, लेकिन वो कोई भी डेट अलग ले सकती है। जैसे 1 जैन से 31 दिसंबर भी ले सकती हैं, बशर्ता ये है कि 12 महीने होने चाहिए। ठीक, कितने मंथ्स? 12 मंथ्स होने चाहिए। तो अकाउंटिंग साइकिल या फाइनेंशियल ईयर जो कंपनी का होता है, जब कंपनी बुक्स बनाना स्टार्ट करती है और बुक्स को बंद कर देती है, वो नॉर्मली जो गैप होता है उनके बीच का वो 12 महीने का होना चाहिए। डेट कुछ भी हो सकती है। इज दैट क्लियर? चलो, फाइनल अकाउंट्स में 3 पार्ट मैंने कर दिए यहां पे। फाइनल अकाउंट्स का मतलब 31 मार्च 31 दिसंबर, ये जब भी अकाउंटिंग बंद हो रही है तो ये फाइनल अकाउंट्स एंड में बनाए जाते हैं। ठीक है, एंड में सबसे पहला अकाउंट कौन सा बनाया जाता है? सबसे पहला बनाया जाता है ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, फिर बनाया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और अंत में बनाई जाती है बैलेंस शीट। ठीक है, अच्छा अब रिकॉर्ड क्या क्या करते हैं अलग अलग अकाउंट्स। तो सबसे पहले एक चीज समझ लो कि ये एक फैक्ट्री है। क्या है? एक फैक्ट्री क्या होती है? जहां पे गुड्स हमारे प्रोसेस्ड होते हैं और फिनिश गुड्स में कन्वर्ट किए जाते हैं। तो जो भी फैक्ट्री के खर्चे होते हैं वो ट्रेडिंग में जाते हैं, और जो भी सेल होती है वो ट्रेडिंग में जाती है। ठीक है, अब कौन सा अकाउंट है ट्रेडिंग? ट्रेडिंग है नॉमिनल अकाउंट। कौन सा अकाउंट? नॉमिनल अकाउंट। और इसका रूल क्या कहता है? डेबिट में सारे खर्चे, डेबिट में एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, और क्रेडिट में गेन्स एंड प्रॉफिट्स। तो फैक्ट्री के खर्चे, अब समझ लो, फैक्ट्री तक गुड्स को लाने का खर्चा और फैक्ट्री में गुड्स को मैन्युफैक्चर करने का खर्चा ट्रेडिंग में जाता है। ठीक है, ट्रेडिंग को मैं 3 पार्ट में डिवाइड कर लेता हूं। सबसे पहले होते हैं डायरेक्ट मटेरियल। मटेरियल मतलब रॉ मटेरियल। ठीक है, पहला हो गया। दूसरा होता है आपका डायरेक्ट लेबर। जो फैक्ट्री में लेबरर्स काम कर रहे हैं उनको क्या देते हैं हम? वेजेस देते हैं, वो इसमें आ जाएगा। फिर होता है डायरेक्ट एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस मतलब फैक्ट्री के अंदर होने वाले खर्चे डायरेक्ट कहलाते हैं। ठीक है, अब मटेरियल को 2 पार्ट में मैं कर देता हूं। देखो, मटेरियल सबसे पहली चीज ओपनिंग स्टॉक आता है डेबिट साइड में। क्या आता है? ओपनिंग स्टॉक। ठीक, अच्छा मैं इसका फॉर्मेट यही बना दे रहा हूं ताकि आपको यहीं से क्लियर है। देखो, ये हो गया इसका फॉर्मेट। कौन सा अकाउंट है ये? भाई ट्रेडिंग अकाउंट है। ठीक है, अब सबसे पहले आता है ये डेबिट साइड हो गया, ये क्रेडिट साइड हो गया, ये हो गया टू ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक क्या होता है? ओपनिंग स्टॉक का मतलब पिछले साल जो गुड्स हमारे बच गए थे, क्लोजिंग था हमारे लिए, इस साल हमारे लिए ओपनिंग है। जैसे पापा पॉकेट मनी देते हैं, मान लो हर 1 तारीख को पॉकेट मनी देते हैं, तो तुम्हारी जेब में 31 को 20 रुपए बच गए। अब पापा ने 200 रुपए फिर पॉकेट मनी दिया तो तुमने उसके साथ ऐड कर दिया ना, 220 रुपए होगा तुम्हारे पास। तो वैसे ही क्लोजिंग स्टॉक जो एंड में बच जाता है उसको हम बोलते हैं क्लोजिंग स्टॉक, और वही क्लोजिंग स्टॉक अगले महीने या अगले साल, इसमें तो अगला साल होगा क्योंकि काउंटिंग पीरियड चेंज हो रहा है, तो अगले साल क्या होगा? उसी में
रिकॉर्ड कर दिया जाएगा एज ओपनिंग स्टॉक। मान लो इसका कुछ अमाउंट था 1000 रुपए, ठीक है, 1000 के स्टॉक थे, ठीक। फिर इसमें आता है सेकेंड परचेजेस, टू परचेजेस। परचेजेस मतलब रॉ मटेरियल से है, तुमने मान लो कि 10,000 के गुड्स परचेज किए, ठीक। अब उसमें से कुछ गुड्स डिफेक्टिव निकल गए तो तुमने रिटर्न कर दिया, तो रिटर्न यहां माइनस कर दो, मान लो 1000 के गुड्स डिफेक्टिव थे, ये 9000 तुमने फाइनल अमाउंट बाहर लिख दिया। इतना क्लियर है? ये मटेरियल की बात हो गई। अब हम आते हैं डायरेक्ट लेबर पे। लेबर क्या कह रहा है? लेबर को हम देते हैं वेजेस। वेजेस मतलब दिहाड़ी, जो कि नॉर्मली वीकली हो सकती है, 10 दिन में हो सकती है, और ऐसे वो पर आवर के हिसाब से भी हो सकती है। तो हमने उसको मान लो दिए 20,000 रुपए। बहुत सारे लेबर से, मान लो 10 लेबर थे, एक लेबर को हमने दिए 2,000 रुपए, ठीक। ये हो गई बात। अब डायरेक्ट एक्सपेंसेस की बात होती है कम। अब मान लो एक फैक्ट्री है, देखो ये मैं फैक्ट्री ले लेता हूं। फैक्ट्री क्या मैंने बताया? जहां पे गुड्स को प्रोसेस करके फिनिश गुड्स में कन्वर्ट किया जाता है। फैक्ट्री तक जब तुम रॉ मटेरियल खरीद के लाए, तो रॉ मटेरियल तो तुमने लिख ही दिया एट परचेजेस में, लेकिन कुछ खर्चे भी तो किए होंगे, जैसे ट्रांसपोर्टेशन। उस ट्रांसपोर्टेशन को हम बोलते हैं कैरेज इनवर्ड या फ्रेट इनवर्ड। फ्रेट इनवर्ड भी बोल सकते हैं। इनवर्ड का मतलब रॉ मटेरियल को फैक्ट्री तक ले जाना। तो इसीलिए पहला हमने लिखा यहां पे टू कैरेज इनवर्ड, भाड़ा जो लगा गुड्स को ले जाने के लिए। मैंने यहां कुछ अमाउंट लिख देता हूं, 1000 रुपए भाड़ा लगा मान लो, ठीक है। ये कैरेज इनवर्ड हो गया, ठीक। अब देखो रास्ते में क्या हुआ कि भाई गुड्स जब हम ला रहे थे तो टैक्सेस भी हमें पे करने पड़े। क्यों? कौन कौन से टैक्सेस पे करने पड़ते हैं भाई? कस्टम ड्यूटी देते हो तुम, अगर बाहर से कुछ गुड्स मंगा रहे हो तो ये कस्टम ड्यूटीज हो गई, ठीक है। टू ऑक्ट्रॉय देते हो, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जब गुड्स ले जाते हैं तो टैक्सेस देते हैं, ऑक्ट्रॉय हो गए। टू अब मान लो ये बाहर के थोड़े से खर्चे हो गए जो फैक्ट्री से पहले हो गए, ठीक है। अब फैक्ट्री के अंदर के खर्चों की आती है। फैक्ट्री के अंदर का खर्चा मैंने वेजेस लिख दिए, ठीक। अब देखो अंदर और क्या यूज होता है भाई? पावर यूज होता है, गैस यूज होती है, फ्यूल यूज होता है, तो ये हो गया 5,000 रुपए मान लो, ठीक। टू वाटर, वाटर भी तो यूज करते हैं हम, टू वाटर। कोल, फैक्ट्रीज में चिमनी से देखा होगा धुआं निकलते हुए, वो कोल का धुआं होता है, ठीक है। फिर टू, आप कौन से खर्चे आ सकते हैं? दिमाग लगाइए। फैक्ट्री का रेंट, फैक्ट्री की लाइटिंग, फैक्ट्री में अगर कुछ रिपेयर हुआ है तो वो भी इसमें ही आएगा। तो फैक्ट्री का रेंट हो गया, टू फैक्ट्री का लाइटनिंग हो गया, ठीक है। ये सब इसमें आ जाएगा। अमाउंट ले लो 100 रुपए और इसका 200 रुपए। इतना क्लियर है आपको? चलो अब देखो, सबसे पहली चीज इसमें आती है सेल्स। जो गुड्स बिके, मान लो कि 1 लाख रुपए के गुड्स बिके, ठीक। लेकिन जिसको बेचा उसने बोला कि भाई ऐसे गुड्स 10,000 रुपए के आपने मुझे भेजे हैं जो कि मुझे सही नहीं लग रहा है, तो उसने रिटर्न कर दिया आपको। तो जब रिटर्न कर दिया तो सेल कम हो जाएगी, हाँ कम हो जाएगी, तो सेल्स रिटर्न बोलते हैं उसको, और 10,000 से हम उसको लेस कर देंगे, ठीक है। तो ये बचा 90,000। टोटल आपकी एडजस्टमेंट के बाद सेल कितनी? 90,000 की। फिर कुछ गुड्स नहीं बिके उस साल, जो नहीं बिके वो कहलाते हैं वो कहलाते हैं क्लोजिंग स्टॉक। मान लो कि 50,000 के गुड्स अभी भी वहां पर नहीं बिके। ये हो गया आपका डेबिट का साइड, ये हो गया क्रेडिट का साइड। अब हम क्या करेंगे? डेबिट साइड को टोटल कर लेंगे, ठीक है। देखो सबसे पहला आइटम 1000 रुपए का है, ओपनिंग स्टॉक। फिर परचेजेस आफ्टर एडजस्टमेंट 9,000 रुपए का है। फिर 20,000 वेजेस है, कैरेज इनवर्ड 1,000 है, कस्टम ड्यूटी 1,000 है, ऑक्ट्रॉय 1,000 है। फिर 5,000 हमने फ्यूल के दिए थे, फिर 1,000 वाटर कोल के। फैक्ट्री रेंट हमारा 100 रुपए है, बहुत छोटी सी फैक्ट्री है, और 200 रुपए लाइटनिंग का है, ठीक है। इतना क्लियर है आपको? अच्छा, इसका जो टोटल आया, डेबिट साइड का जो टोटल आया वो कितना आया? कहीं पे लिख लो भाई। डेबिट साइड का जो टोटल आया वो आया है 3930, ठीक। आप क्रेडिट साइड का देख लो भाई, 90,000, 50,000, 1,40,000 रुपए क्रेडिट साइड का आया। अच्छा, अब आप यहां पर सोचोगे कि लॉस हुआ है कि फायदा हुआ है हमें।
डेबिट साइड में सारे लॉस या एक्सपेंसेस शो करते हो आप, क्रेडिट साइड में सारी इनकम को शो करते हो आप, इनकम यही तो शो करते हो आप, रियल अकाउंट है, मैंने यहां बताया आपको। तो क्रेडिट साइड इनकम का साइड 1,40,000 है और डेबिट साइड खर्चों का साइड 39,300 है। तो प्रॉफिट हुआ या लॉस? इनकम ज्यादा है तो प्रॉफिट हुआ है। अच्छा, इस क्रेडिट साइड इनकम का साइड था 1,40,000, डेबिट साइड एक्सपेंसेस का साइड था 39,300। हम क्या करेंगे, सिंपली एक में से 1,40,000 में से माइनस कर देंगे 39,300 को, तो आंसर बचा तुम्हारा 1,07,100 रुपए। ठीक, ये 1,07,100 रुपए क्या है? ये देखो, ये है ग्रॉस प्रॉफिट, और ग्रॉस प्रॉफिट कहां ट्रांसफर होता है? मैंने अभी बताया, पीएल अकाउंट में। ठीक, तो हम यहां लिखेंगे टू ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर टू पीएल अकाउंट। आप लिख लेना 1,0700। ठीक है, 1,0700। और फिर इसको बैलेंस कर देंगे यहां, टोटल यहां बैलेंस हो जाएगा 1,40 नीचे लिखोगे आप, और 1,40 यहां पे लिख के आप ट्रेडिंग को खत्म कर दोगे। क्लियर है आपको? चल, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं पीएल अकाउंट पे आता है। तो चलो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। अब जब ट्रेडिंग खत्म हो गया तो सबसे पहली चीज ट्रेडिंग का ग्रॉस प्रॉफिट जाएगा पीएल में। अब पीएल कौन कौन से आइटम्स को रिकॉर्ड करता है, सबसे पहले देख लो। पीएल रिकॉर्ड करता है दो आइटम्स को, एक तो ऑफिस के खर्चे या ऑफिस के एक्सपेंसेस, ठीक है, और एक सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। अब ये क्या होता है? ऑफिस में कौन कौन से खर्चे हो सकते हैं? सबसे पहला खर्चा ऑफिस का रेंट हो सकता है। अगर खाली रेंट दिया है तो पीएल में डालना, अगर फैक्ट्री रेंट दिया है तो ट्रेडिंग में डालना। ठीक, ऑफिस की लाइटनिंग हो सकती है, ऑफिस में जो लोग काम कर रहे हैं उनको सैलरीज दी जा रही है, उसका पैसा इसमें जाएगा। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखनी है कि अगर किसी क्वेश्चन में सैलरी वेजेस एक साथ दिए हैं, जैसे सैलरी एंड वेजेस डेबिट साइड में आइटम लिखा हुआ है, तो सैलरी अगर पहले लिखी है तो पीएल में डालना, अगर वेजेस एंड सैलरी लिखा है तो पहले क्या लिखा हुआ? वेजेस, तो वो ट्रेडिंग में जाएगा। तो एक्सपेंसेस और भी तो है, जैसे रिपेयर्स हो गए, ठीक है, कुछ पैसे कंपनी के डूब गए जिसको बोलते हैं बैड डेब्ट्स, ठीक है, कुछ मशीनरीज थी जिसपे डेप्रिसिएशन लगा। डेप्रिसिएशन क्या होता है? मशीनरी को बार बार यूज करने से उसकी वैल्यू गिरती चली जाती है, क्योंकि उसकी लाइफ खत्म होती चली जाती है, कंपनी के लिए लॉस होता है, तो डेबिट साइड में। अच्छा, पीएल अकाउंट कौन सा अकाउंट है? सेम एज ट्रेडिंग अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट है, सारे लॉसेज एक्सपेंसेस डेबिट साइड, सारी इनकम और गेन्स क्रेडिट साइड। इतना क्लियर है आपको? चलो, फिर इसके बाद कमीशन अगर आपने दी है तो कमीशन दी है तो कमीशन डेबिट साइड। इतना क्लियर है आपको? चलो, अब ये कुछ आइटम्स हो गए, अभी मैं फॉर्मेट जब बनाऊंगा, क्वेश्चन बताऊंगा तो आपको और क्लियर होगा। चलो, इसमें इतना देख लो। इसमें फिर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में सबसे पहली चीज आनी चाहिए कैरेज आउटवर्ड। कैरेज इनवर्ड जाता है ट्रेडिंग में, और आउटवर्ड कहां जाता है? जो गुड्स बन गए लोगों तक पहुंचाने तक जो भी खर्चा होता है ट्रांसपोर्टेशन का, वो आउटवर्ड कहलाता है क्रेडिट साइड में। अब हो गया सेकेंड आइटम, देख लो पैकिंग। पैकिंग का मतलब होता है किसी भी गुड्स को प्रॉपर उसके अच्छे फॉर्म में रखना। जैसे टूथपेस्ट देखा है तो उसका जो ट्यूब होता है वो पैकिंग कहलाता है। और पैकेजिंग क्या होता है? पैकेजिंग का मतलब होता है कार्टून्स में उसको पैक करके ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज करे, प्रोटेक्ट रहे ताकि ट्रांसपोर्टेशन में, वो पैकेजिंग होता है। पैकिंग का मतलब जिसपे लेबल लगा है, उसका नाम लिखा हुआ है, प्रोडक्ट कितना है, कितनी क्वांटिटी है, प्राइस कितना है, वो पैकिंग होता है। पैकेजिंग जिस कार्टून में, डब्बों में वो जाता है एक जगह से दूसरी जगह, वो पैकेजिंग कहलाता है। इतना क्लियर है? कंपनी के लिए खर्चा है। अच्छा, अब एडवर्टाइजमेंट भी तो करती है कंपनी, तुमने का बोर्ड लगवा दिए, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस ये भी तो कर रही है, तो ये इसमें आ जाएगा। ठीक है, और कौन खर्चे करती है भाई? डिस्काउंट भी तो देती है बेचने पे, कहती है कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए कि आओ सस्ते में खरीद लो, हम तुम्हें 200 रुपए का डिस्काउंट दे रहे हैं 1000 पे। तो ये डिस्काउंट अलाउड का मतलब कंपनी ने कस्टमर को अलाउ किया। तो कुछ ऐसे एग्जांपल्स ले लिए मैंने, और अभी क्वेश्चंस उठाएंगे इसके बाद, और सारे आइटम्स को फिर से कैलकुलेशन फॉर्म में चेक करेंगे और उसको फिर देखेंगे।
तो ये आपके दो आइटम्स, दो हेडिंग्स हो गई, जिसके कुछ आइटम्स मैंने लिख दिए जो पीएल में जाते हैं। इतना क्लियर है आपको? चलो अब इसके स्क्रीनशॉट ले लो। तो पीएल में कुछ कैलकुलेशन के साथ क्वेश्चन एक कर लेते हैं ताकि आपको और ज्यादा क्लैरिटी रहे। सबसे पहला काम क्या करते हैं पीएल में कि जो भी ट्रेडिंग में क्या हुआ था, जीपी हुआ था हमें, कितने रुपए पी हुआ था हमें, 1,07,000 का। तो जीपी का मतलब ग्रॉस प्रॉफिट, तो यहां लिख देंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट। सबसे पहला काम कि जो ट्रेडिंग में प्रॉफिट हुआ वो क्रेडिट साइड में डाल देंगे। क्रेडिट में क्यों? क्योंकि नॉमिनल अकाउंट है, क्रेडिट में सारी इनकम्स को रिकॉर्ड करेगा। कहां से आया था? ट्रांसफर्ड फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट, 1,07,000 रुपए। सबसे पहला काम हमने ये कर लिया, ठीक है। मान लो अगर ग्रॉस लॉस आया होता ट्रेडिंग में तो हम इधर लिखते, ठीक है। चलो फिर उसके बाद डेबिट साइड में देख लो, टू कैरेज इन आउटवर्ड, इनवर्ड नहीं आउटवर्ड, ठीक, इनवर्ड ट्रेडिंग में, आउटवर्ड पीएल में 10,000 रुपीज भाड़ा लग गया गुड्स को बेचने में। टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, मान लो 500 रुपए की प्रिंटिंग हुई और स्टेशनरी का मतलब पेन्स, पेपर, ये सब खरीदने में खर्चा हो गया। टू लीगल एक्सपेंसेस, लीगल एक्सपेंसेस मतलब लॉयर से हमने कुछ पूछताछ की, उसकी एडवाइस ली और उसको खर्चा दिया, या उसकी फीस हमने पे करी 1,000 रुपीज, ठीक। टू एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस, भाई बोर्ड लगवाए, ठीक है, एडवर्टाइज कराया, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस, तो उसके 500 रुपए, ठीक। टू डिस्काउंट, मान लो कस्टमर को हमने अपने प्रोडक्ट्स पे डिस्काउंट दिया, डिस्काउंट अलाउड, ठीक, 1,000 रुपए अलाउ किया है तो 1,000 रुपए। टू कमीशन, मान लो अपने गुड्स बेचने के लिए हमने किसी को कमीशन भी दी, तो कितने दिए? मान लो 5,000 रुपए कमीशन दी। इतना क्लियर है आपको? चलो फिर उसके बाद टू ऑफिस रेंट, ऑफिस में कुछ रेंट भी दिया होगा 1,000, मान लो 10,000 ले रहा हूं मैं, ठीक है। टू सैलरीज, ऑफिस में जो एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं उनको सैलरी भी तो दोगे भाई, ऐसे फ्री में थोड़ा ना काम करेंगे आपका वो। इतना तो मैंने कुछ आइटम्स ये ले लिए, और भी आइटम्स होते हैं, सारे आइटम्स मैं क्वेश्चन में आपको बताऊंगा, ठीक है। अब मान लो आपने ऑफिस का कुछ पार्ट, मान लो 2 फ्लोर का ऑफिस है, आप एक फ्लोर पे अपना ऑफिस चला रहे हो, एक फ्लोर आपने किसी और को रेंट पे दे दिया, या कोई बिल्डिंग आपकी पड़ी हुई थी जो कि आपको लग रहा था कि अभी आइडियली पड़ी है, कोई काम नहीं इसका, तो आपने किसी और को रेंट पे दे दिया, तो जो रेंट रिसीव होगा वो क्या होगा? फायदा। तो रेंट रिसीव्ड क्रेडिट साइड में, मान लो तुमने दिया है 10,000 रुपए का। बाय कमीशन, कई बार कंपनी को भी तो कमीशन मिलता है, कंपनी किसी के प्रोडक्ट्स को बेचती है तो कमीशन लेती है 5,000 रुपीज, ठीक है। बाय बैड डेट्स रिकवर्ड, कई बार कुछ पैसे डूब जाते हैं और बाद में मिल जाते हैं, तो जब मिल जाते हैं तो कंपनी के लिए फायदा है ना, बैड डेट्स रिकवर्ड, वो इधर आ जाएगा। 100 रुपए डूब गए थे, फिर बाद में अगले साल में मिल गए। चलो इतने ही आइटम लेते हैं सिर्फ फॉर्मेट को समझाने के लिए। अब देखो सबसे पहला सेम प्रोसीजर जैसे ट्रेडिंग में किया था, क्रेडिट साइड का टोटल कर लो 5,100, 1,15,800, कहीं पे लिख लो 1,15,800, ये क्रेडिट या इनकम का साइड है पीएल के, ठीक है। आप डेबिट में देखो 10,000, 500, 1,000, 500, 1,000, 5,000, 10,000 और 1,000, ये हो गया आपका 29,000, 29,000 डेबिट। डेबिट मतलब खर्चों का साइड। तो किसका ज्यादा साइड है भाई? इनकम का साइड ज्यादा है। कितना ज्यादा है? अगर मैं इसमें से इसको माइनस कर दूं तो इनकम हमारा बचता है 86,800, 86,800। ये क्या बचा? ये प्रॉफिट बचा। अब ये प्रॉफिट कौन सा कहलाता है भाई? ट्रेडिंग में तो ग्रॉस प्रॉफिट कहलाता था, पीएल में कहलाता है नेट प्रॉफिट, ठीक है। क्या कहलाता है? नेट प्रॉफिट। तो यहां लिखेंगे टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, कितना? 86,800, और इसका टोटल लिख देंगे 1,15,800। इतना क्लियर है आपको? चलो ये छोटा सा फॉर्मेट मैंने ले लिया,
सिर्फ फॉर्मेट आपको समझाने के लिए, ठीक है। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो आप, फिर बैलेंस शीट की ओर बढ़ते हैं। भाई 3 अकाउंट बनने, कौन कौन से? पहला बनना था ट्रेडिंग, फिर पीएल, फिर बैलेंस शीट। अच्छा, मैंने क्या किया, जीपी को ट्रांसफर किया पीएल में, और नेट प्रॉफिट कहां ट्रांसफर होगा? बैलेंस शीट में। अब देखो कैसे, फॉर्मेट समझते हैं सबसे पहले। देखो ये लायबिलिटी का साइड होता है। लायबिलिटीज मतलब हमारी ऑब्लिगेशंस, जो हमें किसी को वापस करनी है, किसी से उधार लिया वापस करना है, या कोई लायबिलिटी है, ठीक है। एसेट्स, एसेट्स वो चीजें हैं जो बेच के हम कभी भी कैश कमा सकते हैं, या ऑलरेडी वो कैश फॉर्म में है, ठीक। अच्छा, एक चीज ध्यान रखना है कि ये अकाउंट जब मेंटेन होता है तो ये लेजर की तरह मेंटेन नहीं होता। इसमें कोई बैलेंसिंग फिगर नहीं आता, जैसे कि उसमें नेट प्रॉफिट आया था, ग्रॉस प्रॉफिट। बैलेंस शीट में कभी कोई बैलेंसिंग फिगर नहीं आता। बैलेंस शीट हमेशा दोनों साइड जब भी आप करोगे तो उसका अमाउंट सेम आएगा। इससे पता चलेगा कि आपकी बैलेंस शीट बिल्कुल करेक्ट है, ठीक। आप देखो इसमें इधर का जो साइड होता है वो क्रेडिट का साइड होता है। उल्टा हो गया भाई, लेजर में तो हम डेबिट लिखते थे, लेकिन बैलेंस शीट में हम लेफ्ट हैंड साइड को क्रेडिट साइड मानते हैं और राइट हैंड साइड को डेबिट साइड मानते हैं, ठीक है। क्लियर है? चलो आप देखो, सबसे पहली चीज इसमें आती है कैपिटल। क्या आती है? कैपिटल। कैपिटल। अब मान लो पूंजी लगाई थी बिजनेस में 1 लाख रुपए की, ठीक है। फिर उसके बाद इसमें प्लस करते हैं नेट प्रॉफिट को। कौन से नेट प्रॉफिट को? जो हमने जनरेट किया पीएल से। कितना किया? 6,800। अगर नेट लॉस आता तो हम इससे माइनस कर देते। फिर उसमें एक चीज माइनस होती है, ड्रॉइंग। ड्रॉइंग क्या है बच्चों? ड्रॉइंग का मतलब होता है प्रोपराइटर, जिसने बिजनेस में कैपिटल लगाया। अगर अपने पर्सनल खर्चों के लिए, जैसे घर का रेंट दे देना, अपनी वाइफ को ज्वेलरीज दिला देना, और कुछ पर्सनल यूज के लिए अगर पैसे निकालता है फर्म से, तो उसका कैपिटल कम हो जाता है, बिल्कुल कम हो जाता है। इसीलिए हम ड्रॉइंग को माइनस कर देते हैं। मान लो कि उसने 10,000 रुपए क्या किए, पर्सनल यूज के लिए निकाल लिए। अब इसका फाइनल अमाउंट हम बाहर लिख लेंगे, ठीक है। देखो 1 लाख प्लस 86,800 माइनस 10, 1,76,800। 1,76,800 आपका यहां पर आ गया। फिर होते हैं क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स कौन है भाई? क्रेडिटर्स वो सप्लायर्स हैं जिन्होंने हमें उधार पे माल दिया है, मतलब रॉ मटेरियल उधार पे हमें दिया है, ठीक है। तो हमारी लायबिलिटी है, हम उनको पैसा लौटाएंगे ना। तो हमारे क्रेडिटर्स क्या होते हैं? हमारी लायबिलिटीज होते हैं। मान लो हमने उनसे माल लिया 20,000 रुपए का उधार पे, ठीक है। क्लियर है? चलो फिर उसके बाद अगर हमने बैंक से कुछ लोन उठाया था, बैंक से कुछ लोन उठाया था, तो पैसे वापस करोगे ना भाई, 1 लाख रुपए। इतना क्लियर है आपको? ये क्लियर है आपको? चलो उसके बाद आप कुछ आइटम ले लो कि जैसे बिल पेबल। बिल पेबल का मतलब उधार पे कुछ खरीदा था और उसके बाद हमने एक डॉक्यूमेंट बना के उसको दे दिया कि इस तारीख को पैसा देंगे। उधार पे ही तो है, जैसे क्रेडिटर होता है तो बिल पेबल एक डॉक्यूमेंट होता है, लायबिलिटी होती है आपकी, तो लायबिलिटी साइड हम उसको पोस्ट कर देते हैं, ठीक है। क्लियर? अब बैलेंस शीट का क्रेडिट साइड हो गया आपका, मतलब लायबिलिटी साइड कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं एसेट साइड। सबसे पहले हम लिखेंगे कैश इन हैंड। इसका मतलब कंपनी के पास जो पैसे पड़े हुए हैं, 1 लाख रुपया पड़ा हुआ है कैश में, पैसे वाली कंपनी है, ठीक है। फिर कैश एट बैंक, इसका मतलब बैंक अकाउंट में उनके कितना पैसा पड़ा हुआ है, 50,000 रुपए पड़ा हुआ है, ठीक है। फिर उसके बाद मान लो कंपनी के पास एक डेटर है। डेटर का मतलब ऐसा बंदा जिसने हमसे उधार पे गुड्स खरीदे हैं और फ्यूचर में वो हमें पैसे देगा, ठीक है। कितने पैसे देगा? मान लो उसके 50,000 रुपए थे और हमने ये सोचा था कि कुछ पैसे डूब जाएंगे, तो प्रोविजन बना लिया था, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, हमेशा लेस कर देते हैं हम उसमें से। कितना सोच लिया था? हमने सोचा था कि 400 रुपए वो शायद नहीं देगा, शायद दे भी सकता है, 49,400, 600। इतना क्लियर है आपको? चलो इतना दे सकता है। फिर हम मशीनरी ले लेते हैं। मशीनरी तो भी फिक्स एसेट्स होते हैं, बेच के कैश कमा सकते हो। मशीनरी थी तुम्हारे पास 50,000 रुपए की, जिसमें से डेप्रिसिएशन को लेस कर दिया जाता है। मशीनरी की वैल्यू जितनी गिर गई यूज करने की वजह से, ठीक है, कितनी गिर गई? मान लो कि तुम्हारी गिर गई 2,000 रुपए, तो कितने की बची मशीन? 48,000 की, ठीक है। तो उधार पे कुछ बेचे थे, बिल रिसीवेबल आएगा इसमें, उधर पेबल आता है, यहां पैसा मिलना है, तो जब मिलना होता है तो वो अमाउंट इसमें चला जाता है। कितना डाल दोगे भाई? 19,200 रुपए का एक बिल था जो कि मिलना था। क्लियर है इतना आपको? फिर लैंड एंड बिल्डिंग ले लेते हैं। लैंड एंड बिल्डिंग
भाई एक लैंड एंड बिल्डिंग पड़ी थी जिसकी कीमत 40,000 रुपए थी, ठीक है, वो इधर डाल देंगे। अब करते हैं टोटल और देखते हैं क्या बैलेंस शीट मैच की। अगर दोनों साइड सेम आ रहा है तो बैलेंस शीट सही है हमारी। तो सबसे पहले क्रेडिट का साइड हम देखते हैं, मतलब लाइबिलिटी का साइड टोटल करके 1,76,800, 20,000, 1 लाख और 10,000, तो इसका आया 3,06,800। क्लियर है आपको? चलो उसके बाद हम डेबिट साइड देखते हैं, मतलब एसेट्स का साइड। 1 लाख कैश एट बैंक 50,000 रुपए, फिर तुम्हारा डेटर लेस प्रोविजन 49,600, फिर उसके बाद तुम्हारा मशीनरी लेस डेप्रिसिएशन 48,000, फिर तुम्हारा बिल रिसीवेबल 19,200 और फिर तुम्हारा 40,000 लैंड एंड बिल्डिंग। देखो 3,06,800, तो इधर का भी बैलेंस हो गया। तो इसका मतलब हमारा क्वेश्चन और बैलेंस शीट बिल्कुल मैच कर गई। ये 3 अकाउंट्स आपको क्लियर होंगे। नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको न्यूमेरिकल्स कराऊंगा जिससे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और 10th का जो बोर्ड का फोबिया है वो दूर हो जाएगा। तो दिस इज ऑल फॉर टुडे। वेट फॉर द नेक्स्ट पार्ट, विल गेट बैक टू यू सून।